नाज़रीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपने पिछले 2 शुमारे वरदान प्रोग्राम के देखे। पिछले 2 शुमारों में, पिछले 2 एपिसोड्स में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची कि वरदान की एक्टिविटीज़ क्या है। वरदान के जो फाउंडर हैं डॉक्टर वरीश कुमार साहब, जिनको IVF के हवाले से 22 साल का तजुर्बा है, और 22 साल के तजुर्बे का नतीजा आज हमारे पास ये है कि जो जालंधर में इनका मेन सेंटर चल रहा है उसकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया। और इसके बाद जो अमृतसर में एक और सेंटर है जिसकी बुनियाद 2016 में पड़ी, 2016 से वहाँ पे काम हो रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के मगरमल बाग में एक और सेंटर है, वहाँ पे काम चल रहा है इस वक्त। वहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है, वहाँ पे कपल्स आ जाते हैं। और इसके बगैर फॉरेन में भी इनके सेंटर्स हैं। आज हम आप तक इनफर्टिलिटी के हवाले से खुसूसी मालूमात पहुँचा देंगे। इस प्रोग्राम की वसातत से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खुसूसी शो में। थैंक यू फयाज, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने पिछले 2 एपिसोड्स में हमारे नाज़रीन को समझाया कि इनफर्टिलिटी क्या है, वरदान के हवाले से वरदान की कोशिशें किस तरह से हुई। हमने जो विज़िट किया, हमने जो दौरा किया आपके सेंटर का, जो आपका मेन सेंटर जालंधर में है, वहाँ के पेशेंट से बात हुई। जो कश्मीर से, जम्मू से यहाँ पेशेंट्स आए, यहाँ उनके साथ बात हुई, उनके साथ उनके तासुरात हमने जाने कि एक पेशेंट उसमें ये ऐसा है कि जिसको 8 साल के बाद खुशी मिली, उसके घर में चिराग जल गया, 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे उनको मिले। तो ये अक्सर घरानों में प्रॉब्लम है, अक्सर घरानों में कहीं कहीं ये देखा जाता है कि इस तरह की समस्या है, इस तरह की परेशानी है। लेकिन इस तरह की परेशानी का सबसे बड़ा कारण इनफर्टिलिटी है। तो नाज़रीन, आइए हम आगाज़ में जानते हैं इनफर्टिलिटी क्या है। तो इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखिए फयाज जी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी है कि कोई भी कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, उनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 साल में अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर उनको किसी तरीके से कोई बच्चे की उम्मीद नहीं होती, तो उनको अपना इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए, उनको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यही जानें कि सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ औरत में होगी। तो जो प्रॉब्लम है वो एक मेल में भी हो सकती है, एक फीमेल में भी हो सकती है। दोनों के कारण भी एक कपल जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर सकता है। सो फीमेल में जो रीज़न्स हैं, जैसे हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल होने ज़रूरी हैं, उसके यूट्रस, बच्चेदानी में किसी तरीके की कोई रसौली ना हो, ये देखना ज़रूरी है। यूट्रस के अंदर किसी तरीके की कोई जिसको हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप ना हो, वो नॉर्मल होना चाहिए। ट्यूब्स जो हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए, ट्यूब्स में किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। ओवरीज, अंडेदानी में अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो कि हमें हार्मोन से भी पता लग सकता है जी। और एक अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी हमें पता लग सकता है कि क्या उनकी अंडेदानी में अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है कि नहीं है। एक बीमारी जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसके कारण ओवरीज में खून की गांठें बन जाती हैं और एक लेडी को अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बनता, वो भी हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका क्या इलाज करना चाहिए उसके बारे में फ़ैसला करके उसका ट्रीटमेंट जो है उसको शुरू किया जा सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने बात की इनफर्टिलिटी के हवाले से, अभी आप फीमेल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। फीमेल्स में ये बता दीजिए कि क्या कोई और कारण हो सकता है, बाय बर्थ कोई कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी के हवाले से? नहीं, बाई बर्थ ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न किसी फीमेल को एड्रेस करके नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पे कोई जेनेटिक फैक्टर है वो डिपेंड करता है हर फीमेल की फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फीमेल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, बट हाँ, कुछ फैमिलीज़ में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो डेफिनेटली उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वही डिसाइड करेंगी कि उसमें किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए कि हम नॉर्मल तरीके से उनकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके।
अब जैसे जेनेटिकली आप बात करें कि उसका फीमेल में उनकी फैमिली में शुगर है, डायबिटीज़ है, जी। हाइपरटेंशन है, वो एक नॉर्मल सा रीज़न है इनफर्टिलिटी का, जिसको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है, जो कि एक नुक्स नहीं है, एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली, जिसको मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, और मेडिकली ही उसको ट्रीट करके हम लोग कामयाब रहते हैं ऐसे कपल्स में कि उनको प्रेगनेंसी कराने में या प्रेगनेंसी होने में हम उनकी मदद कर सकें। तो ये जो टाइप्स इसके हैं जो आपने कुछ बता दिए, और थोड़ा सा इस चीज़ की वजाहत चाहेंगे कि इसके टाइप्स जो हैं, कितने किस्म की टाइप्स हैं इनफर्टिलिटी जो फीमेल्स में होती है? देखो, फीमेल में सबसे बड़ी चीज़ इन्फेक्शन, जो कि बहुत एक कॉमन फैक्टर है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा हाइजीन को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डाइट एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने नॉर्मली देखा है कि एजुकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल जो कपल है, जो फीमेल है, बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में आई कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से किस चीज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जा सके, कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर जिस तरीके से उनको कोई मेडिसिन एडवाइस करता है वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। सो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसमें किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिस प्रोसेस से उन्हें ये पता लगे कि उस चीज़ का उनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और जिस चीज़ से उनको फ़ायदा होना है वो एक कंसल्टेंट, एक स्पेशलिस्ट ही उनको बता सकता है, ताकि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अपनी इस जो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सकें। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अच्छे अंदाज में हमें समझाया कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में कौन से कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात बाद में करेंगे, अब हम मेल की बात करेंगे। जो मेल इनफर्टिलिटी है इसको ज़रा हमें समझाइए। मेल्स में फयाज जी अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला स्पर्म, जी जिसको कश्मीरी में मनी बोला जाता है, जी उसका काउंट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। जी उनमें जो डेड स्पर्म्स हैं वो कम होने चाहिए, उनमें अब नॉर्मल स्पर्म्स जो हैं वो कम होने चाहिए। जिन स्पर्म से बच्चा पैदा हो सकता है, जिसको हम रैपिड लीनियर प्रोग्रेसिव स्पर्म्स बोलते हैं, जी उन स्पर्म्स की जो परसेंटेज है वो बेटर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए प्रेगनेंसी अचीव करने में। जी अगर सपोज़ मेल में किसी भी तरीके की कमी है, जिसमें उनके स्पर्म काउंट में कमी हो सकती है, डेड स्पर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी डाइट से रिलेटेड हैं, उनके हार्मोन से रिलेटेड हैं, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और सबसे बड़ी बात नशा। आमतौर पे ये देखा गया कि कश्मीर में सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है, पोल्यूशन ज़्यादा है थोड़ा सा शहरों में, उस कारण। फिर उसके बाद जो डाइट है, जिसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट, ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल होना, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मसाले, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना, फ्रीक्वेंटली नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन डाइट। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मेल्स को हार्म फैला सकती हैं, उनको नुकसान दे सकती हैं, उनको चेंज कर लेना चाहिए, और एक कंसल्टेंट से डेफिनेटली कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कुछ मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है, तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन देके उनको नॉर्मल किया जा सकता है, ताकि वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हो सकें। अभी जो लाइफस्टाइल की बात करेंगे, जो लाइफस्टाइल मतलब चेंज हो गया, रहन सहन जो था पुराने वक्त में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी। आम फहम हम ये भी देखते हैं कि आज ज़्यादातर सिज़ेरियन वगैरह होते हैं, तो पुराने ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो इसका ख़ास वजह जो है, कारण जो है वो यही माना जाता है कि ज़िंदगी रहने का जो तरीका है, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता गया। तो इसमें किसी चीज़ का अमल दखल है लाइफस्टाइल चेंज होने का? लाइफस्टाइल का यस फयाजी दखल तो है। अब अगर हम बात करें सिर्फ कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ आपकी जो यहाँ पे ठंड है, सर्दी है, वो एक डिफरेंट तरह की ठंड है। जी सो लोग जो ये हीट का इस्तेमाल करते हैं, घर में ये जो पायदान कालीन है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हीट जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, कांगड़ी जो यूज़ होती है, इन चीज़ों से डेफिनेटली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना वेरी कर जाता है कई बारी कि उससे बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो कई बारी डिस्टर्ब होते हैं। कई बारी जो स्पर्म काउंट है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पानी पीने की आदत
थोड़ी सी कम लिक्विड इनटेक, कम ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, और नेचुरल जो सब्जियां हैं, जो हमारे नेचुरल इनटेक जो हमें करनी चाहिए वो नहीं होती। ज़्यादा ओल्ड कुक्ड, पुराना बना हुआ खाना खाने जी। की आदत, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को डेफिनेटली चेंज करती हैं। उसका इफ़ेक्ट है इनफर्टिलिटी के ऊपर, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। सो जब भी एक कपल इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो उनको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही। सही बात। एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, एक डाइट कंसल्ट लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम किया जाए, ताकि उनकी ये जो डाइट रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको नॉर्मल किया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर वरीश कुमार साहब ने हमें बिल्कुल खूब अंदाज में समझाया कि जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी की कौन सी वजूहात है, इनफर्टिलिटी का क्या कारण है, चाहे ख़वातीन की बात करेंगे चाहे मर्द की बात करेंगे, उस हवाले से उन्होंने बता दिया। इस पर क्वेश्चन लफ्जन मज जि तुह बूजू जि डॉक्टर वरीश कुमार सबन समझे जि बच्चे नबन कम वजूहात हेकन ऐसिथन अकिस खातून मज या अकिस मर्दस मज, चूँकि यह अख सु चीज़, यह अख सो प्रॉब्लम अख यथ प्रॉब्लमस हल ठान लाजिमी ज़रूरी अत कह माहिर वनिथ अत माहिरस नश गन, माहिरी हे अत बिल्कुल सलाह मशवर दित जि क्या पज़ कर। यह चीज़ समझ अस गड जि क्या वजूहात हेकन ऐसिथन। चूँकि डॉक्टर वरीश कुमार साहब पिछले कई सालों से अब कश्मीर में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपना कदम रखा अमृतसर के बाद, ये जलंधर के बाद, तो बहुत सारी खिदमत इन्होंने अंजाम दी। तो फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर वरीश कुमार साहब, चूँकि हमने कश्मीरी शब्दों में अपने नाज़रीन को समझाया कि किस तरह से, जो अभी आपने पहला पार्ट हमें समझाया कि कौन से कारण हो सकते हैं, कौन सी वजूहात हो सकते हैं, अभी आप ये बताइए कि जो आपको ये जम्मू कश्मीर का सफ़र जो रहा, यहाँ से वहाँ का आपने रुख किया, तो ये आपको किस तरह से ये जहन में आया कि जम्मू कश्मीर भी आना चाहिए, जम्मू कश्मीर के उन घरानों में भी खुशी होनी चाहिए जिन घरानों के अफराद, चाहे उनका बाप है चाहे उनकी जो फीमेल्स हैं, वो तरसते हैं कि हमारे घर में भी खुशी हो, हमारे घर में भी औलाद हो। हमने जब विज़िट किया आपके सेंटर का जलंधर में, बहुत खुशी उस वक्त हुई जब छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हमने देखी। इवन ये जो स्टूडियो में आप इस वक्त हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी तस्वीरें लगी हैं, बहुत सारी माएँ खुश नज़र आ रही है ये देख के कि इनके लैब्स में बच्चे हैं, खुशियाँ हैं। इवन आप भी कहीं पे किसी तस्वीर में बच्चा लिए हुए वहाँ पे खड़े हैं। तो कश्मीर में आपने क्या देखा? देखिए, बहुत सालों से, ऑलमोस्ट कोई 23-24 ईयर से वरदान जलंधर में काम कर रहा है, और कश्मीर से डेफिनेटली बहुत सारे कपल्स अपना ट्रीटमेंट कराने आते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी का बच्चा हुआ होगा, तो उस रेफरेंस से कपल्स जो हैं वो जलंधर में आके अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू करें। और उसके बाद जैसे जैसे काफ़ी परिवारों में बच्चे हुए, काफ़ी परिवारों में खुशियाँ आई, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उनको कोई वेदर की प्रॉब्लम है, कहीं पे उनको खाने पीने की प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगा कि कश्मीर में वरदान को अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। बहुत सारे कपल्स जो कि लेह लद्दाख से, कारगिल से, कश्मीर के बहुत इंटीरियर, डीप इंटीरियर से, जैसे कुपवाड़ा हो गया या दूर दूर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ से आने में कई बार उनको प्रॉब्लम होती थी, या उनको ये समझने में प्रॉब्लम होती थी कि वो क्या करें उनके घर में औलाद हो। तो श्रीनगर में हमने आज से 2 साल पहले अपना वरदान का एक क्लिनिक स्टार्ट किया जी। और मैंने ये देखा कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कश्मीर में। जी। लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि इलाज क्या होता है, कब होना चाहिए, किस तरीके की दवाइयाँ का इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरह के डॉक्टर से मिलके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, और कब, कैसे और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वरीश कुमार साहब आपसे और बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की, जैसे अभी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, अगर इस तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है किसी भी घर में, कोई भी मर्द जो हो, कोई भी खातून जो हो, वो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। वरदान के जो सेंटर हैं, जो
कश्मीर में जो इनका सेंटर है मगरमल बाग में, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसा करना है, फ़ोन नंबर डायल करना है 7814792726। और इसके अलावा हमने गुजारिश की डॉक्टर वरीश कुमार साहब से कि आप भी अपना जो नंबर है वो हम आपकी इजाज़त से हम वो नाज़रीन को बताना बिल्कुल चाहेंगे। दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते अगर आप भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस हवाले से कोई परेशानी है, वो डॉक्टर वरीश कुमार साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर नोट कीजिए 9814021991। तो डॉक्टर वरीश साहब, अब आप ये बताइए, फीमेल्स के हवाले से आपने बात की, मेल्स के हवाले से आपने बात की, कौन से कारण हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट जो है इस चीज़ का, इनफर्टिलिटी का, किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर हम ये सोचते हैं कि फीमेल में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, हमने हार्मोन्स देखे, उसमें हार्मोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। फीमेल में अगर हार्मोन नॉर्मल कर लिए गए तो उसके बाद देखा कि क्या उसको नेचुरल तरीके से, कुदरत से अंडा बनता है, और क्या वो अंडा टाइम पे अपने आप बनता है, क्या वो टाइम पे अंडा बनने के बाद वो अंडा अपने आप रप्चर होता है, अपने आप फटता है कि नहीं फटता है। उसके बाद उनकी ट्यूब्स जो हैं वो खुली हैं कि नहीं खुली, अगर खुली हैं तो क्या ट्यूब्स के काम करने का तरीका नॉर्मल है कि नहीं है, क्या वो नॉर्मल एग को पिक करके उसका जो प्रोसेस है ट्रैवल करने का एग का, उसको वो नॉर्मल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। उसके बाद क्या उनके जो यूट्रस में एक माहौल बनता है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरीके की कोई अबनॉर्मैलिटी ना हो, जी। क्या वो माहौल नॉर्मल बन रहा है। उसके बाद फिर प्रोसेस आता है मेल में कि मेल के स्पर्म ठीक है, उनके स्पर्म्स में बच्चा पैदा करने की जो ताकत है वो नॉर्मल है। अगर उसके बावजूद भी एक फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो डेफिनेटली उनको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। कुछ ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जिनसे उनकी फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, चांसेस जो हैं उसको बेटर किया जा सकता है, बच्चेदानी का जो माहौल है उसको नॉर्मल किया जा सकता है। हस्बैंड के अंदर अगर किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन है उसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, और उनको गाइड किया जा सकता है कि वो कब कब कोशिश करें आपस में रह के कि उनको प्रेगनेंसी होने में कामयाबी मिल सके। मेडिसिन यूज़ करने से पहले लेडी के हार्मोन्स, उसका यूट्रस, उसकी ट्यूब्स, उसका अंडा बनने का नेचुरल तरीका, हस्बैंड में स्पर्म्स, दोनों में इन्फेक्शन का ना होना, टाइमली एक दूसरे के साथ रहना, डाइट को कंट्रोल करना, अपना लाइफस्टाइल बेटर करना, अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है, एक कपल ये सब चीज़ फॉलो करता है, तो 30% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नेचुरली ठीक होने की उम्मीद होती है हम लोगों को। एक बारी अगर 2-3 महीने में ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर एक कपल में एक फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं आती है तो डेफिनेटली उनको फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे उनकी जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं उसको बेटर किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। और हमारी कोशिश कि इस प्रोसीजर को 3 से 4 महीने में अगर कपल अचीव नहीं करता है प्रेगनेंसी को, तो फिर सबसे पहला अगर कोई प्रोसीजर आता है वो ये आता है कि हस्बैंड के स्पर्म लेके उनको एक पर्टिकुलर तरीके से वॉश किया जाता है, उनमें से बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म्स सेपरेट किए जाते हैं, और फिर वो स्पर्म्स जो हैं एक प्रोसीजर जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म IUI बोला जाता है, उसके द्वारा फीमेल में वो स्पर्म जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि अगर हम 100 फीमेल्स को IUI से ट्रीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 35% फीमेल्स 3 महीने के टाइम में प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हो जाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रेगनेंसी रेट है। और अगर उसके बावजूद भी एक फ़ीमेल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती तो 3 महीने के बाद उनको दोबारा एक इवैल्यूएशन के मेथड से निकलना पड़ता है, उनकी एक प्रॉपर फिर एक हिस्ट्री कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं प्रेगनेंसी अचीव कर पाए, और उसके बाद नेक्स्ट कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में फिर समझाया जाता है, उसके बारे में फिर एक डिसीजन लिया जाता है वरदान में, ताकि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में बताया जाए और उन स्टेप्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं वो उसके बारे में उनकी पूरी जानकारी दी जाए, ताकि वो जल्द से जल्द
प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हो सकें। तो डॉक्टर वरीश साहब, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें ये समझा दिया कि किस तरह की वजूहात हो सकती है एक फ़ीमेल में या एक मेल में। इससे पहले कि आपने जो जवाब हमें दे दिया कश्मीर का, जब आपने रुख किया, तो अब आप वहाँ पे पिछले 2 बरसों से बहुत सारे पेशेंट जो हैं आपके पास आते हैं, वहाँ पे आप उनकी कंसल्टेशन जो है वो आप फराहम को करते हैं। फिर यहाँ जलंधर भी पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या पाया आपने इन 2 वर्षों में कश्मीर में? जैसे आपने आब हवा के हवाले से बात की, जैसे आपने माहौलियात के हवाले से बात की, क्या इस तरह से आपने किसी कपल को पहले देखा कि जिसके पास बच्चा नहीं था, उसको आपने परेशानी की हालत में देखा और आपके दिल में ये उम्मीद जागी, ये आपने तहैया कर लिया, चलिए कश्मीर भी चलते हैं, वहाँ पर भी एक सेंटर खोलते हैं? डेफिनेटली फयाज जी, एक इमोशनल सब्जेक्ट है, एक सोशल सब्जेक्ट है, एक सोशल स्टिग्मा है किसी के घर में बच्चा ना होना, बेशक वो औरत में कमी के कारण हो या आदमी में कमी के कारण हो या दोनों में कई बार कमी के कारण हो। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स जिन्होंने वरदान से प्रेगनेंसी अचीव करी, वरदान से उनको बच्चे हुए, उनके घर में खुशियाँ आई, तो डेफिनेटली उन्होंने बाकी अपने आस पड़ोस में भी बताया होगा, अपने घर वालों को बताया होगा कि इस तरीके से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया और उनको कामयाबी मिली, उनके घर में बच्चा हुआ। तो वरदान हॉस्पिटल की टीम ने, जब हमने अपना क्लिनिक श्रीनगर में खोला, तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड ज़्यादा है, ब्लाइंडली फॉलो करने वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा है। कई पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि वो उन्होंने किस चीज़ की दवाई खाई है। कई बार देखा गया कि इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स लेके, थैले लेके पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, एक दवाई का इस्तेमाल उन्होंने 20-20, 30-30 महीनों से किया, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए, डिफरेंट डॉक्टर्स ने उसी दवाई को किसी और नाम से लिख के उनको दे दिया और उन्होंने ये समझ के कि मुझे इससे फ़ायदा हो जाएगा, और वो दवाई खाते चले गए। एजुकेशन नहीं थी इसलिए दवाई खाते रहे, और उसके बावजूद भी कई पेशेंट्स को 10-10, 15-15 साल हो गए उनको वही दवाई खाते हुए, और उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। कई बारी देखा गया कि 3-3, 4-4 बारी डॉक्टर्स ने उनकी ट्यूब्स को चेक करवा दिया, मेल्स के 15, 20, 50 बारी टेस्ट करवा दिए, कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कहीं पे कोई प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, और उसके बावजूद भी वो अनएजुकेशन के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। वरदान में आए, हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका डायग्नोज बनाने के बाद उसका क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका है उनको प्रेगनेंसी अचीव करने का, उसके बारे में एजुकेशन दी जानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। 2 सालों में हमने ऑलमोस्ट कोई, मुझे जहाँ तक याद आता है, कोई 2 से 3 हज़ार ऐसे कपल्स जिनको कंसल्टेशन दी, उन्होंने अपना मन बनाया अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वरदान में आए। और आज मेरे ख्याल से कश्मीर में ऐसे कोई 300-400 कपल्स होंगे जिनके घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, और इतने ही कुछ कपल्स होंगे जिनके अभी प्रेगनेंसी चल रही हैं और उनको आने वाले वक्त में जो उन्होंने बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर साहब, एक कथा कलामी माफ़, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि हमारे 2 एपिसोड्स इसमें चले, हमारे पास अभी वक्त कम है, 2-4 मिनट है, लेकिन इसी एपिसोड में इस बात को हम पहुंचाना चाहेंगे। एक आम मिथ है, इसको हम लोगों के मतलब जहनों में जो ये बात है इसको निकालना चाहेंगे कि मिथ है कि ये जो IVF का ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें शक व शुबहात होते हैं, बाकी चीज़। 2-3 मिनट में इसको थोड़ा सा समझाइए आप, ताकि लोग जो हैं लोग बाखबर हो जाएंगे। नाज़रीन, तो ये जो ये इंफॉर्मेशन वुछान कि डॉक्टर वरीस वनन अथ सिलसिलस मज कि युस जन IVF ट्रीटमेंट छो, यह कूता असल छो, यह कूता इम्पोर्टेंट छो, तो यह कूता बिल्कुल बाकायदगी सान छु यवान अंजाम दिन, ताकि यमिस ये प्रॉब्लम आसे बिल्कुल कुछ परेशानी मज गसने वराए, किसी शक व शुबहे के बगैर वो इस ट्रीटमेंट को फॉलो करे। डॉक्टर साहब, देखिए, जो आप मिथ की बात कर रहे हैं, जो लोगों में थोड़ा सा शक है, वहम है कि IVF का ट्रीटमेंट जो है वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती, वो हमारा बच्चा नहीं होता, या पता नहीं किस तरीके की दवाई यूज़ करके किस तरीके से वो हमारे को बच्चा जो कंसीव कराएंगे। ये जान लेना ज़रूरी है कि मेल और फीमेल में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो आईवीएफ से होने वाला जो बच्चा है वो औरत और आदमी के अपने एग और अपने स्पर्म, जो मनी यूज़ होती है, वो मनी अपने हस्बैंड की यूज़ करके फीमेल के एग्स के साथ उसका बच्चा बना के आईवीएफ के प्रोसीजर के द्वारा हम लोग यूट्रस के अंदर बच्चा बना के रखते हैं, ताकि उनको प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस हैं एक तो बेटर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट ने अपनी बारी बारी ट्रीटमेंट कराए हैं, दवाइयाँ बहुत सारी खा ली, आईयूआई बहुत बारी करा ली, ट्यूब का टेस्ट बहुत बारी करा लिया, हस्बैंड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी या वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रेगनेंसी नहीं हुई, आईवीएफ जो है एक सबसे सेफ, फास्टेस्ट और एक सबसे भरोसेमंद टेक्निक है जिससे एक कपल प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। सो पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट का डायग्नोज बनाना, डायग्नोज बनाने के बाद कितने टाइम के अंदर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, ये समझाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश ये होती है कि पेशेंट को बहुत क्लियरली ये समझा दिया जाए कि हम लोग ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, इससे आपको प्रेगनेंसी होने में इतने % चांसेस हैं, और अगर आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहते हैं, वरदान डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आप वही ट्रीटमेंट जो आप पहले ले चुके हैं, वरदान आपको वही ट्रीटमेंट दोबारा दे, तो उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आईवीएफ जो है वो एक बेटर प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वरदान से आपको खुशियाँ आएंगी। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर वरीश साहब ने जो बता दिया कि कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से वजूहात हो सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में एक ख़ास बात हमारे सामने ये आ गई, जो इन्होंने पर्टिकुलरली कश्मीर में जो इन्होंने देखा कि प्रॉब्लम ये है कि ब्लाइंडली जो है ब्लाइंडली ट्रीट किया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी जिन्होंने 8 साल 9 साल 10 साल जिन्होंने दवाइयाँ खाई, उनको मालूम ही नहीं है पहले प्रॉब्लम क्या है। दवाई वो खाइए जिसको पहले पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। एक ख़ास बात जो डॉक्टर वरीश साहब ने बता दी वो ये है कि पहले पेशेंट को एवेलुएट किया जाता है। अब पेशेंट को किस तरह से नॉलेज होगी, पेशेंट को किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी पेशेंटस कित क्या लाइक पता आया में प्रॉब्लम छे क्या, दवा पेशेंट खेवान पत कमिक दवा खेवान, मगर वन गस पता आसिन दवा कमिक खेवान, प्रॉब्लम छम क्या, कतन प्रॉब्लम, कुस इशू छु, ये जानन छु जरूरी। ये लिए इंसान अख पेशेंट ये जान तमिस पता आसे कि मे क्या प्रॉब्लम छु, क्या बच्चे बनान, क्या रीज़न है कि तेली कर तथ इलाज, तेली है कि तम सज प्रॉब्लम दूर गसित। तो एक अच्छी कोशिश है डॉक्टर वरीश साहब की कि जो इन्होंने कहा कि हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, बाज़ाब्ता उनका डायग्नोसिस पहले करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल 8 साल 9 साल 10 साल 15 साल से मिस डायग्नोज के शिकार हो चुके हैं। ये मिस डायग्नोज क्या होता है, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है, अगले शुमारे में आपसे उस सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर वरीश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।